दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं उसका संबंध अमर मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज से है। वे महान शिवाजी जिन्होंने मुगलों की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया था और हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। यह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि जो घटनाएं 800 साल पहले हुई वे घटनाएं अभी भी लगातार चल रही थी। विगत 200 वर्षों के अंग्रेजों के साम्राज्य के बाद 100 वर्षों से जो लोग इस सत्ता पर काबिज थे वे सभी अंग्रेज और उनके पिट्ठू ही थे। उन्होंने हिंदुओं को नीचा दिखाने में कभी कोई कसर छोड़ी नहीं। हर वो काम जो हिंदुओं के दमन के लिए हो सकता था वह होता रहा। हिंदू कभी क्रिश्चियन तो कभी मुसलमान बनते रहे और उनको नीचा दिखाया जाता रहा। पहली बार यह गर्व आपको कुंभ में और तमाम जगहों पर दिखाई देगा। उसी तरह से जैसे शिवाजी के समय पूरे हिंदुस्तान में और उसके आसपास के देशों में हिंदुओं का गर्वोन्मत्त चेहरा आपने देखा होगा। कुछ समानताएं हैं उन लोगों के बीच में जो आज समाज में हैं, चाहे वो मोदी जी हो या योगी जी हो या ऐसे तमाम लोग जो आज हिंदुत्व की बागडोर संभाले बैठे हैं। और महान शिवाजी में जैसे उनका बचपन, वह बचपन में ही तय हो गया था कि आगे आने वाले समय में ये महान साम्राज्य स्थापित करेंगे, क्योंकि जिसका बचपन जितने बेहतर संस्कारों के साथ पोषित होता है उनकी जवानी उतनी ही बेहतर होती है। जिन घरों में भोजन और सुविधाओं का अतिरेक है वहां अक्सर शिवाजी जन्म नहीं लिया करते। वे संघर्षों में ही जीते हैं और अपने आसपास संघर्षों से ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। दूसरी समानता है उन परिस्थितियों की जिन्होंने शिवाजी के जन्म को प्रासंगिक बनाया। पिछले 100 सालों में आप पलट कर देखें तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं को हमेशा दबाने का प्रयास किया। हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा किया जाता रहा, कभी सरकारीकरण के नाम पर या कभी उनके खजाने को लूटकर सरकार और आपस में बांट लेने के नाम पर उनकी जमीनों को हड़पा जाता रहा और हिंदू चुपचाप लाचार देखता रहा क्योंकि उसके पास सत्ता नहीं थी। आज की जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, वह अब इस बात की आशा जगाने लगी है कि आने वाले समय में संभवतः हिंदू और सनातन धर्म अपने उसी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा जिस पर मराठा साम्राज्य के समय पर था। उन विषम परिस्थितियों में उन लोगों को हराकर और साम्राज्य की स्थापना करना बड़ा कठिन रहा होगा शिवाजी के लिए, और उतना ही कठिन था राम मंदिर की स्थापना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे ही वह मस्जिद ढहाई गई उसी दिन यह तय हो गया कि एक युद्ध जीत लिया गया है और एक नए युद्ध की तैयारी कर ली गई है। जैसे उस समय एक के बाद एक युद्ध होते गए, इसी प्रकार यहाँ भी ये युद्ध होते ही चले गए। आज ये युद्ध क्षेत्रों में बंट गए हैं। बहुत सी सेनाएं हैं, बहुत सी विचारधाराएं हैं जो क्षेत्रीय विचारधारा के नाम पर इन विचारधारा को चोट पहुंचाती रहती है। उसके लिए उन्हें चाहे मुसलमान आतताइयों से मिलना पड़े या देशद्रोहियों से मिलना पड़े, वे अपना काम निरंतर जारी रखे हुए हैं। जैसे शिवाजी महाराज के सामने होता था, एक बार औरंगजेब के हारने के बाद फिर दूसरा और तीसरा और फिर लगातार ये युद्ध चलते रहे। हर युद्ध का एक ही लक्ष्य, किसी तरह शिवाजी महाराज को गिरा दिया जाए। लोकसभा चुनाव में एक छोटी सी हार ने इस तरह से हौसले बुलंद कर दिए विरोधियों के कि उन्होंने आंखें दिखाना तक शुरू कर दिया और उन्हें लगने लगा कि बाजी पलट गई है और अब
वे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद आए युद्धों ने यह तय किया कि वह एक क्षणिक नुकसान था। महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और दिल्ली के चुनाव ने यह स्थापित किया कि हिंदुओं को भी अब यह समझ में आने लगा है कि उनका रक्षक कौन है और भक्षक कौन है। ये निरंतर युद्ध ही शिवाजी को महान बनाता है और भारतीय समाज में सनातन धर्मियों की बदली हुई सोच को बताता है। ध्यान रखिए, जब तक आप युद्ध का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम आज किस स्थिति में हैं। सामान्य लड़ाई झगड़ा नहीं है, सामान्य विचारधारा की चर्चा नहीं है, यह एक संपूर्ण युद्ध है। यहाँ आपका ध्यान घटा और वहां पर आपकी जमीन, जायदाद और यहाँ तक कि आपके परिवारों की अस्मिता का सवाल खड़ा हो जाएगा। अपने आसपास बढ़ते हुए, बदलते हुए जनसांख्यिकी को आप देख सकते हैं, आपको इसका उत्तर मिल सकता है। एक बहुत बड़ी समानता उस समय के शिवाजी महाराज के साम्राज्य और आज की परिस्थितियों में थी और वो है कूटनीति। सीधे सीधे जो किया जाना है उसको कहा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि सामने थी विशाल सेनाएं। जैसे हमारे सामने है वह विशाल अजगर जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं और चीन जैसे विरोधियों के साथ में मिले हुए हैं। इसलिए उनसे सीधे सीधे टकराने की बजाय उनको टुकड़ों में विभक्त करके हराया जाना आवश्यक है और इसीलिए जगह जगह चुनकर ऐसे युद्धों को तैयार किया जाता है और उन परिस्थितियों में लाया जाता है जहां पर हम उनको टक्कर दे सके। ऐसी भूमि पर लाकर और उनको टुकड़ों में हराकर ही इस संपूर्ण युद्ध को जीता जा सकता है जो आज किया जा रहा है। बात जब समानता की चली है तो एक बात समझने योग्य है कि वो शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने अपनी सेनाओं में मुसलमानों को भी जगह दी। एक बहुत महत्वपूर्ण पद, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। सहिष्णुता की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती। और उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी निरंतर यह प्रयास कर रही है कि एक दिन मुसलमानों की आत्मा जागेगी और संभवतः वह यह समझ पाएंगे कि यह सनातनी है जो उन्हें अपने साथ आगे लेकर चल सकता है। अभी हाल ही में आई एक फिल्म में संभाजी महाराज का औरंगजेब का वह संवाद सुन सकते हैं, जिसमें वह औरंगजेब से कह रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाएं, आपका भला भी होगा और आपको अपना धर्म भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। धर्मांतरण की तलवार के नीचे वे सभी लोग जो कुछ पीढ़ियों पहले मुसलमान हो गए थे, एक बार फिर वे समझे कि उन्होंने क्या कुछ खो दिया है और किस कीमत पे खोया है। और अगर आज भी वह संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं तो नुकसान किसका है। यहाँ यह समझना गैर प्रासंगिक नहीं होगा कि शिवाजी महाराज अपने सारे अभियानों की शुरुआत दशहरे पर करते थे। भारतीय जनता पार्टी भी अधिकतर अपने अभियानों की शुरुआत दशहरे पर करती है। यहाँ तक कि आरएसएस अपना जन्म दिवस दशहरे के दिन ही मनाता है। संभवतः यह विचार आपस में लिए गए हों, लेकिन आज उनकी प्रासंगिकता सामान्य आदमियों को समझ में आने लगी है। अधिकतर चुनाव जो मार्च अप्रैल में होते हैं, उनकी तैयारियां दशहरे के आसपास आरंभ होती हैं। इन समानताओं में एक बड़ी समानता यह है कि पहले ही यह तय कर लिया जाता है कि वे कौन लोग हैं जो हमारे साथ गद्दारी करने वाले हैं। उनको भी साथ में ही रखा जाता है, क्योंकि उनको पहचानना और उनको साथ में रखना उसी तरह से है जिस तरह से हम सांप को पालते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके विष का इस्तेमाल अपने भले के लिए करते हैं। शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी योजना थी अष्टप्रधान की। वे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों के महारथी थे, जानकार थे, उन्हें उचित कार्यों में लगाया जाए, जिन्हें वे अष्टप्रधान कहते थे। आप मोदी जी की कार्यशैली में वह कार्यशैली देख सकते हैं कि चाहे वह व्यक्ति राजनीतिक परिदृश्य और पृष्ठभूमि का न भी हो, और अगर वो अपने क्षेत्र का जानकार है तो उसे बुलाकर उसके हिसाब से काम दिया जाता है।
और यह तमाम राष्ट्रों में जो राजदूत फैले हुए हैं या यूएन में जो तमाम लोग काम कर रहे हैं, उनकी विशिष्टता के रूप में भी इन्हें देखा जा सकता है। जैसे को तैसा, और वे सारे राष्ट्र जो पहले विरोधी थे अब उनके सुर बदलने लगे हैं, क्योंकि वे जैसे को तैसा का अर्थ समझने लगे हैं। और जितनी जल्दी ये भारत में विरोधी समझने लगे कि विरोध करना ठीक है, आलोचना और समालोचना ठीक है, लेकिन अगर उनके इस आलोचना और समालोचना में देशद्रोह छुपा हुआ है तो उसे जल्दी ही पहचान लिया जाएगा और फिर उनका भी हशर वही होगा जो आप पिछले 20 वर्षों में विरोधियों का देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण समानता है शिवाजी के न्याय की। यह न्याय जो कभी किसी के साथ गलत नहीं होता। आज भारत की विडंबना है कि हमारी न्याय व्यवस्था ही हमारे कर्तव्यों में बाधक बनती जा रही है। ऐसे समय में जितने भी लोग यह समझते हैं कि उनकी कारगुजारियों को या कार्यशैली को पहचाना नहीं जा रहा और समझा नहीं जा रहा, वे ये समझ लें कि जिस गति से भारतीय साम्राज्य शिवाजी के साम्राज्यवादी नीति के साथ चल रहा है, उनके तरह से चल रहा है, वे जल्दी ही चिन्हित कर लिए जाएंगे और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। बेहतर है कि हम हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के सहभागी बने और भारत के विकास में साथ में आगे बढ़े। अखंड भारत का सपना बहुत सुंदर सपना है। वह किसी की संप्रभुता के खिलाफ नहीं है, वह किसी के भी खिलाफ नहीं है, वह सिर्फ सनातन के उदय के साथ में है। आइए हम सब याद करें शिवाजी महाराज को और इस समानता को ध्यान में रखते हुए एक बार अपने आसपास के लोगों को हिंदू समाज के रूप में जागृत करें और अखंड भारत का सपना पूरा करें। धन्यवाद।